नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एनसीसी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि प्रयोगशाला परिचालक और प्रयोगशाला तकनीशियन के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और बीच में छोड़ के ना जाइएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हुए होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एकलव्य साहू जी की टेलीग्राम, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे तो वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारे पुराने सदस्य हैं दोस्तों, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है वो शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा है वो उठा सके। आपके जितने भी दोस्त यार होंगे जो प्रयोगशाला तकनीशियन का तैयारी कर रहे होंगे उनके में इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, 0 डिग्री पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? ऑप्शन ए में दिया है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिए है चूंकि बर्फ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन सी में दिया है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को विकिरणित करते हैं। और ऑप्शन डी दिए है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है इस वाला ऑप्शन का, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 डिग्री ताप पर दोस्तों जो तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर क्या है बर्फ के जो कणों की तुलना में क्या है अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए अभिकथन में ए और एक कारण आर दिया गया है। एक है अभिकथन दिया गया है, दूसरा है आर है उसको कारण दिया गया है। तो जो अभिकथन है जो कथन है उसमें क्या दिया है, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। कारण में बोलते हैं लोहा गर्मियों में फैलता है। तो यहाँ पर क्या कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? कथन कारण सही है, कथन ए सही है लेकिन कथन आर गलत है। ऑप्शन बी में दिया है कथन ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और बी दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। ये आंसर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमको बात करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन है गलत है ना? क्या कथन सही है कि कारण सही है, या फिर कथन गलत है, या फिर कारण गलत है, इसके ऊपर है ये चर्चा करने। तो देखिए कथन में क्या बोला गया है, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल है वो छोड़ दिया जाता है। तो जस्ट इमेजिनेशन करिए, यहाँ पर है आपने अगर रेलवे ट्रैक है उसको देखा होगा तो उसमें है छोटा छोटा जो ट्रैक रहता है उसमें गैप है वो छोड़ दिया जाता है। उसको क्यों छोड़ जाता है? क्योंकि लोहा गर्मियों में क्या है हल्का सा फैलता है, इसकी वजह से जैसे ही फैलता है तो वो गैप है वो क्या है स्पेस रहती है, इसकी वजह से वो कुछ नहीं हो पाता है ना। तो लोहे की पटरियों के बीच क्या एक छोटा सा अंतराल है वो छोड़ा जाता है दोस्तों, क्योंकि लोहा गर्मियों में फैलता है। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो कारण है, अतः यहाँ पर जो कथन है वो भी सही है और आपका कारण है भी, कथन और कारण दोनों सही है। कारण क्या है, आर कथन ए की क्या है स्पष्ट व्याख्या करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाली स्थान पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। संवहन, कन्वेंशन, चालन, कंडक्शन, विकिरण, रेडिएशन या फिर वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। तो यहाँ पर दोस्तों क्या चीज है, वास्तविक गति का जो ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली कौन से है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, संवहन, जिसको कन्वेंशन बोलते हैं। क्या है ऊष्मा के स्थानांतरण या फिर जो संचरण का एक विधि है। इसमें पदार्थ अगर कोई भी अवस्था में जैसे गैस, द्रव या प्लाज्मा में, तो वो अणुओं के समग्र स्थानांतरण है या फिर वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा का क्या करता है संचरण है वो करता है ना, जो संचरण है उसको करता है। इस वजह से आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक बैड कंडक्टर है? लकड़ी, हीरा, पानी या फिर माइका। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। लकड़ी क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा का कुचालक होता है ना। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करते हैं, उसी को ही बोलते हैं विद्युत रोधी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लकड़ी होता है दोस्तों, जो सूखा लकड़ी होता है, कहते हैं विद्युत का कुचालक होता है। इसी प्रकार से आपका जो कुचालक में बैकेलाइट आता है, एक आता है बैकेलाइट, है ना, एक है बैकेलाइट है, दूसरा है एस्बेस्टस, ये भी एस्बेस्टस भी आपका कुचालक होता है। चीनी मिट्टी है ना, जो चीनी मिट्टी होता है वो है चीनी मिट्टी, ये भी अब है। कागज है, कागज आ जाएगा। और आपका पीवीसी है ना, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी ये क्या है? कुचालक है ना। उनके उदाहरण है सब, ये सब चीज उदाहरण के तौर पर ये बताया जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र कौन सा है? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र या फिर सल्फर चक्र। तो यहाँ पर जो अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है, तो दोस्तों इसमें कौन आ जाएगा? आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो सल्फर चक्र है ना, ये चक्र है वो क्या होता है? भू रासायनिक चक्र होते हैं। बाकी कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र ये गैसीय चक्र होते हैं, है ना। सल्फर चक्र जैव भू रासायनिक चक्र का एक तलछटी या फिर अवसादी प्रकार होता है दोस्तों, जो जैव भू रासायनिक चक्र को पर्यावरण से पृथ्वी और वापस पर्यावरण में आवश्यक रासायनिक तत्व के संचालन के रूप में परिभाषित करता है ना। तो इस वजह से है वो आपका ये जो सल्फर है वो आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, स्वाइन फ्लू इसमें से किसकी वजह से फैलता है? परजीवी की वजह से, विषाणु, कवक या फिर जीवाणु की वजह से। तो स्वाइन फ्लू का फैलने का कारण क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, विषाणु। स्वाइन फ्लू एक तीव्र संक्रामक रोग होता है दोस्तों, आपका यह तीव्र संक्रामक रोग होता है ना, जो क्या करते हैं? विषाणु की वजह से है वो फैलता है। स्वाइन फ्लू का जो प्रमुख कारण होता है वो क्या है? सुअर है वो जीव है, उन्हीं की वजह से है वो आसपास का क्षेत्र है वो पूरा फैलता है। और इनके लिए जो वायरस होता है ना, एक जो विशिष्ट प्रकार का है जो वायरस है ना, स्वाइन फ्लू में जो वायरस होता है, विशिष्ट प्रकार का वायरस होता है, उसको H1N1 के नाम से है जाने जाते हैं। H1N1 जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस है के द्वारा है वो फैलता है ना। स्वाइन फ्लू का प्रमुख कारण है आपको ये चीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना। इनके लिए जो टैबलेट्स आती है इनके इलाज के लिए, उसमें है आपका ओसाल्टामिविर, टॉमी फ्लू, ये सब चीज इनके दवाई के रूप में है वो आते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है बुखार, है फीवर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ओजोन, विशिष्ट कण में पदार्थ या फिर परागक कण, है ना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है फीवर है वो किसके वजह से होता है? परागण की वजह से है वो होता है। प्रदूषित हवा में दोस्तों जो परागण की उपस्थिति है वो है फीवर के प्रमुख कारण है, उनमें से एक कारण होता है। हे फीवर को एलर्जिक राइनाइटिस भी है वो कहा जाता है, जो आपका एलर्जिक है ना, एलर्जिक नाइजाइटिस है वो, सॉरी राइनाइटिस है वो भी का एक नाम से है उसको जाना जाता है। बीमारी में जो सामान्य लक्षण के रूप में आता है, सर्दी जुकाम रहता है, ये सामान्य लक्षण होते हैं इनके। आंखों में इसकी खुजली होना, आंख है उसमें खुजली होते जाते हैं, छींक का आना होता है, और साइनस है, ये सभी इनके क्या है? मुख्य कारण है इनके वजह से, स्वाइन फ्लू है ना, जो आपका हे फीवर है उनका। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? खसरा, जलांतक, रोहिणी या फिर मधुमेह। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, अब जो असंचरणीय रोग है वो क्या होता है? मधुमेह होता है दोस्तों। मधुमेह अग्नाशय से संबंधित रोग होता है दोस्तों। ये कहाँ से होता है? अग्नाशय से संबंधित रोग होते हैं, जिसको हम डायबिटीज के नाम से है वो जानते हैं, जो किसके कमी की वजह से होता है? इंसुलिन की कमी से वजह से होता है। इंसुलिन की जो श्रावण है वो कम हो जाता है, उसके वजह से क्या है? जो आपका जो पीसी है, यकृत है, उसमें
क्या कहते हैं, ये जो यकृत का टिश्यू उसमें ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है और इसकी जो पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने की वजह से दोस्तों जो यकृत है उसमें ग्लाइकोजन का उपयोग है वो नहीं होता। ग्लाइकोजन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें तंतु है और उसमें प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन के साथ में क्या है उसमें शर्करा है वो भी पर्याप्त मात्रा में है वो संचित होने लगता है और एक इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से वो है आपका शर्करा है वो क्या है, जो आपका शर्करा की मात्रा है वो धीरे धीरे फिर बढ़ने लग जाती है और शर्करा है वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। इस चीज को ही बोला जाता है मधुमेह बीमारी, है ना। ये है क्या है, असंचरणीय रोग होता है, ये नहीं रहता है। लेकिन आपका जो खसरा है, जलांतक है, ये क्या होता है ना, जो खसरा जलांतक जिसको रेबीज बोला जाता है ना, जलांतक मतलब रेबीज होता है, जो कि क्या कहते हैं कुत्तों के काटने की वजह से होती है। ये विषाणु के द्वारा फैलने विषाणु जनित रोग है दोस्तों। और जो आपका रोहिणी है इसको डिप्थीरिया बोलते हैं, जो कि जीवाणु जनित रोग है ये। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? रोगाणु वाहक, वाहक, हौज या फिर उष्मा इत्र। तो यहाँ पर जो मनुष्य में दोस्तों एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में या फिर एक समुदाय से दूसरे समुदाय में जो कीट है वो क्या करते हैं, रोगों को फैलाने के काम करते हैं, उसको रोगाणु वाहक के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन है वो निकाला गया है। देखिए इसमें 20 एन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको बनाने के लिए जो सॉल्यूशन दिया जाता है उसमें है आपको देखिए जो फोर्स है ना, कि इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं ज़्यादा अच्छे डिटेल से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कुछ जो सूत्र है उसको बता देंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स है दोस्तों, जो बल लगे 20 एन का एक बल लगाया जाएगा तो इसको एफ से प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पर जो आपका 20 एन है वो उसको शो कर देते हैं, 20 फोर्स है ना। साथ में आपको कितना कार्य किया गया है, वर्क किया गया है, 2 मीटर है उसको विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 मीटर है यहाँ पर आ जाएगा, है ना। विस्थापन कर है तो डब्लू कार्य है और सॉरी जो डी है विस्थापन कर है वो डब्लू बोल देता हूँ, डी है विस्थापन में डी है आपका, है ना, दूरी है, उसके लिए 2 मीटर है विस्थापित करते हैं। और जो कार्य है ना, जो कार्य है वो कितना है, 20 जूल है। तो 20 जूल है तो इसको आप है सिंपली जो कार्य होते हैं तो डब्लू का जो सूत्र है कार्य शक्ति उसका सूत्र क्या होता है, डब्लू बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा है। इसमें जैसे ही आप मान रखेंगे इसका आंसर है वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मान है वो रखेंगे तो 20 है तो ये 20 गुणा 2 और कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर 20 से डायरेक्ट कट जाएगा, उसके बाद 1 बराबर 2 कॉस थीटा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर है ना, तो जैसे ही हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और कॉस थीटा 1/2 का मान होता है दोस्तों आपका 60 डिग्री होता है। तो यहीं पर ही जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉस थीटा है तो कॉस 60 डिग्री में है वो चेंज हो जाता है ना, कॉस 60 डिग्री में चेंज हो गया। यहाँ पर 1/2 है तो इस प्रकार से यहाँ पर जो थीटा का मान जो निकलेगा, है ना, जो थीटा का मान निकलेगा वो 60 डिग्री में है वो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी बराबर कितना है, 10 मीटर माइनस 2 सेकेंड है ना। तो इसको क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा 360 डब्ल्यू 360 डब्ल्यू है वर्क है वो हो जाएगा। क्या है 45 यूनिट, क्योंकि जो कुल लंबाई है दोस्तों वो 45 गुना है वो 16 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इनका जो मान है वो 720 मीटर है वो, है ना, 20 सेंटीमीटर है वो 720 सेंटीमीटर है वो आ जाएगा। इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 7.2 मीटर में है वो चेंज हो जाता है। इस चीज को हम है क्या करेंगे, अगर मान रखेंगे तो डब्ल्यू का जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, एम जी एच है। डब्ल्यू का जो कार्य है उसका मान क्या है, एम जी एच है। तो जी का मान है यहाँ पर 10 दिया गया है और एम का मान है हमने निकाल लिया है ना। तो इसमें उसको जस्ट मान है रख देंगे तो शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बटे समय होता है ना। इसके पहले तो शक्ति का सूत्र भी लगाएंगे तो उसके बाद है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 50 किलो का द्रव्यमान है उसको अब हम है फॉर्मूला के आधार पर है वो रख देंगे। तो डब्ल्यू बराबर क्या है,
mgh है, तो इसमें आप है वो रखेंगे, जैसे ही मान है उसको रखेंगे तो आ जाएगा। तो W है देखिए, तो बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर 50 है, आपका 50 kg द्रव्यमान है, ये मास है। उसके बाद आपका G है वो कितना है, गुणा 10 है, गुणा h है, ऊंचाई कितना है यहाँ पर, है ना। तो ऊंचाई है उनका मान रखेंगे 7.2 मीटर है। तो जैसे इसको रखेंगे तो ये इसको सॉल्व करने पर यह 36 जो 36 जूल है वो कार्य है वो हो जाता है यहाँ पर। जैसे अब उसके बाद शक्ति के में इसका मान है वो रखेंगे दोस्तों, तो क्या होता है, इसका मान कार्य बटे समय होता है ना। जो कार्य है वो समय है, W बटे T है। तो इसमें जैसे ही मान रखेंगे तो 3600 हो जाएगा, है ना। 3600 बटे आपका 10, तो बराबर कितना हो जाएगा, 360 W है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, है ना। इसको अच्छे से नहीं समझा पाया, लेकिन मेरे, है ना, आपको समझ आ ही गया होगा, जैसे भी थोड़ा बहुत है वो समझा दिया, है ना। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा दिए गए कार्य की गति को मापता है, बल, वेग, ऊर्जा या फिर शक्ति, है ना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, शक्ति है वो कहा जाता है। शक्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों, शक्ति का मात्रक है वो वाट है, वो वाट है, इसका मात्रक है आपका वाट है। अगर इसको और है एक मात्रक और होता है दोस्तों, जिसको अश्व शक्ति के HP के नाम से जाना जाता है, हॉर्स पावर, है ना, अश्व शक्ति। इसको जो खोजे इस मात्रक है ना, यह मात्रक है दोस्तों आपका जो जेम्स वाट है उनके नाम पर है वो रखा गया था। हॉर्स पावर है ना, इसको अश्व शक्ति, उसको जेम्स वाट के नाम पर है वो रखा गया, सॉरी जेम्स वाट बोलता है, हाँ जेम्स वाट है उसको वाट का है वो उसको है वो रखा गया था, है ना। और अश्व शक्ति है, तो एक अश्व शक्ति बराबर दोस्तों 1 HP बराबर कितना होता है, इसका मान भी होता है, इसको भी पूछ देते हैं। तो 746 वाट है वो होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में है वो परिवर्तित किया जा सकती है। इसे किस नियम के, इसे किसने कहा, इसे क्या कहा जाता है, सतत ऊर्जा का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एंट्रोपी का नियम, फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह जो है वो क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो कहलाएगा। अगर ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, कोई भी पदार्थ है ना, किसी एक ऊर्जा है उसको संरक्षित करना है अगर, तो ऊर्जा को तो नष्ट है नहीं किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में है दोस्तों परिवर्तित किया जा सकता है। वही क्या कहलाता है, आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, उसको आपको निकालना है। यहाँ पर कौन सा कथन गलत है दोस्तों, उसको निकालना है और बताना है यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है ये 4 कथन है उसमें दिया गया है, तो जो कथन गलत है दोस्तों उसको आपको बताना है, फाइंड करके है वो बताना है। तो देखिए पहला कथन क्या बोलते हैं, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। दूसरा बोलता है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। तीसरा में है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। और डी में दिया है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। तो यहाँ पर जो कौन सा कथन है दोस्तों वो गलत है, तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, है ना, प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर है। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा, जो गलत स्टेटमेंट है वो आ जाएगा, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। ये वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो दोस्तों वस्तु तैरती है, ये वाला जो कथन है आपका बिल्कुल गलत है। मान लीजिए अगर कोई चीज़ है तो किसी तरल पदार्थ में है, जैसे द्रव या फिर गैसीय अवस्था में, उसमें आंशिक या पूर्ण रूप से किसी भी डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर अगर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है दोस्तों। ऊपर की ओर अगर लगेगा है ना तो वो क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल है वो कहलाता है। उत्प्लावन बल है दोस्तों आपका, जैसे नदियों में चलने वाले नाव हैं, जलयान हैं, उनके लिए है ये जिम्मेदार होते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है
तो दाब क्या होगा, बदलता होगा, कम होगा, अधिक होगा या फिर स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल से हो जाएगा। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर अगर लगने वाला अभिलंब बल है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, दाब है वो कहा जाता है ना। तो क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही क्या होगा दोस्तों, कम होगा। क्षेत्रफल अधिक होगा दोस्तों, मान लो क्षेत्रफल यहाँ पर लंबा है, चौड़ा है, अधिक है, तो इसमें जो दाब है वो कम लगेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल छोटा है तो उसमें प्रेशर है क्या होगा, ज्यादा है वो लगेगा। तो दाब की इकाई को दोस्तों आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के नाम से है वो जाना जाता है, इसको पास्कल के रूप में भी है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर उत्प्लावन। बॉयंसी का केंद्र है हमेशा कहाँ होता है, गुरुत्व केंद्र के संपाती होते हैं, विस्थापित द्रव्य के आयतन के केंद्र में संपाती होता है, गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है या फिर गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। तो यहाँ पर जो उत्प्लावन का केंद्र है दोस्तों हमेशा किस प्रकार होता है, तो यहाँ पर दोस्तों उत्प्लावन केंद्र है ना, वो क्या होता है, विस्थापित द्रव्य के आयतन के केंद्र की संपाती है वो होता है। उत्प्लावन केंद्र हमेशा कहते हैं विस्थापित द्रव्य के आयतन के केंद्र के दोस्तों अपना संपाती होता है ना। यदि उत्प्लावन बल और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार बराबर हो तो उत्प्लावन केंद्र तथा विस्थापित द्रव्य के केंद्र एक दूसरे के संपाती होंगे, है ना। ये अलग अलग स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है ना। जिस द्रव्य का घनत्व ज्यादा होता है वह किसी वस्तु पर ज्यादा उत्प्लावन बल है वो लगाता है। तो ये नोट है करके रख लीजिए, ये वाला लाइन है आप नोट करके, जिस द्रव्य का घनत्व ज्यादा होता होगा वह किसी वस्तु पर क्या है ज्यादा उत्प्लावन बल है वो लगाएगा, है ना। तो इसको रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, बल है, कार्य है, घनत्व है या फिर दबाव है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, तो ये है एक घनत्व है दोस्तों, है ना। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम घनत्व है, ये लंबाई, समय और द्रव्यमान के लिए मात्रक में क्रमशः मीटर, सेकेंड और किलोग्राम का है वो प्रयोग है वो किया जाता है यहाँ पर, है ना, इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में खोजे नहीं गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था, निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ, जर्मेनियम, आयरन, फ्लोरीन, कैल्शियम और मैग्नीज, है ना। तो यहाँ पर किसको है दोस्तों, यहाँ पर इसको आवर्त सारणी में है वो जगह दिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन ए बोलता हूँ, है ना। आपका जो आप हाँ ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार पर है दोस्तों वर्गीकृत किया था, तब आवर्त सारणी उनके द्वारा बनाया गया, जिसमें जो कुछ स्थान है उनके लिए रिक्त स्थान है छोड़ दिया गया था उनके भार के आधार पर, क्योंकि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी है दोस्तों वो कर लिया गया था, जिसके आधार पर उनको जो परमाणु क्रमांक है ना, परमाणु क्रमांकों के आधार पर है व्यवस्थित करने पर है दोस्तों उनके द्वारा है जो जर्मेनियम है ना, उसको टाइटेनियम के साथ है वो रख दिया गया था। जर्मेनियम है उसको टाइटेनियम के साथ है वो रख दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया है, डब्ल्यू राइनर ने, मोजले ने, न्यूलैंड या फिर मेंडलीफ ने। तो यहाँ पर परमाणु संख्याओं के आधार पर जो तत्वों का वर्गीकरण है दोस्तों वो मोजले के द्वारा है वो किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें मोजले के द्वारा तत्वों का क्या किया गया था, वर्गीकरण है वो उनके द्वारा है वो किया गया था। इनके आधार पर दोस्तों जो आधुनिक आवर्त नियम है उनके अनुसार पर जो तत्व के गुण है उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं वो इनके द्वारा है वो बताया गया। इन्हीं के द्वारा दोस्तों 18 समूह और 7 आवर्त में है उसमें विभाजित किया। 18 समूह है ना, 18 समूह और 7 आवर्त है वो इनके द्वारा मोजले के द्वारा विभाजित है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। आज के अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से और समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाले विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया। तत्वों का लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, है ना। तत्वों का ये लक्षण बताया गया दोस्तों, उसमें से चयन करना है कौन कौन सा सही है उसको। तो ये जो सही विकल्प है उनका चयन करना है दोस्तों। यहाँ पर जो 4 लक्षण है वो दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, विद्युत ऋणात्मकता धात्विक लक्षण बढ़ता है, वृद्धि होती है और घटता है, ह्रास होता है। विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण बढ़ता है, वृद्धि होती है, बढ़ता है या फिर वृद्धि होता है। विद्युत धनात्मक धात्विक लक्षण है, ह्रास होता है,
बढ़ता है, वृद्धि होता है। विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण घटता है फिर ह्रास होता है। यहाँ पर तो कौन सी स्टेटमेंट है दोस्तों, वो सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल, विद्युत धनात्मक धात्विक लक्षण घटता है और ह्रास होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए जो आवर्त सारणी है दोस्तों, उनकी विशेषताएं क्या है, बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो उसमें विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुण है दोस्तों वो कम होता है ना। दूसरा है तत्व की जो रासायनिक क्रियाशीलता है वो धीरे धीरे घटती है और बाद में फिर है वो अचानक से है वो बढ़ जाती है। तीसरा है विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः हमेशा वो क्या है, बढ़ता जाता है और आयनन विभव का मान है वो बढ़ता है। कब, जब बाएं से, है ना, ये बाएं से अगर हम दाएं तरफ की ओर जाएंगे तब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुण कम होते जाएंगे। कोई भी तत्व है तो उसकी रासायनिक क्रियाशीलता है घटती है, फिर पहले घटेगा फिर बाद में वो इंक्रीज होते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा, है ना। विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः दोस्तों आपका बढ़ता ही जाता है और आयनन विभव का मान भी है दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर है वो बढ़ता है ना। इसी प्रकार से अगर ऊपर से नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर ऊपर से नीचे हम आवर्त सारणी में आएंगे तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुण में है दोस्तों वृद्धि होता है ना। ऊपर से नीचे आएंगे तो वृद्धि होगा। धातु की रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है, अधातुओं की है वो घटती है। जो धातु है उनकी क्रियाशीलता है बढ़ेगा और अधातु उनकी क्रियाशीलता है क्या, घटती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो घटता जाता है और आयनन विभव का मान भी है दोस्तों आपका घटता जाता है। कौन सी स्थिति में, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर। समझ आ गया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।